पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि रुधिर के दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। इसमें से प्लाज्मा के बारे में टोटल बता चुके हैं और इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और जो रुधिराणु है इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स और रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो इन तीनों में से जो लाल रुधिराणु है इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस पर भी मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, चित्र सही समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब रुधिराणु का दूसरा भाग है श्वेत रुधिराणु। तो इसके बारे में आज के वीडियो में पूरी जानकारी चित्र सहित प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि श्वेत रुधिराणुओं को अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है और इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं अथवा श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी कहा जाता है और अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं को अंग्रेजी में व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है और शॉर्टकट में WBC कहा जाता है। WBC इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जो WBC हैं, जो श्वेत रुधिराणु हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका जीवन काल लगभग 2 से 4 दिन का होता है। अगर जीवन काल की बात की जाए तो लगभग में 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है। WBC अथवा श्वेत रुधिराणु हमें रोगाणुओं व जीवाणुओं से बचाते हैं। मतलब WBC रोगाणुओं का भक्षण करती हैं और उनका भक्षण करके हमें रोगों से बचाती हैं। इसीलिए इन्हें शरीर के प्रहरी भी कहा जाता है। WBC को या श्वेत रुधिराणुओं को शरीर के प्रहरी भी कहते हैं या सैनिक भी कहा जाता है, शरीर के सैनिक। तो जब ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं अथवा WBC केंद्रक युक्त रंगहीन अमीबा के समान अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। मतलब जो WBC हैं, श्वेत रुधिराणु हैं, ये रक्त कोशिकाएं कैसी होती हैं? इनमें केंद्रक अथवा न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता था। लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाता है और ये रंगहीन होती हैं, इसमें रंग नहीं होता है, या कह लो ये सफ़ेद रंग की होती हैं। इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाएं इनको कहा जाता है। WBC का आकार निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है। जैसे अमीबा था तो अमीबा में इधर पादाप निकल रहा, उधर पादाप निकल रहा, उसका आकार निश्चित नहीं था। बिल्कुल उसी तरह से WBC का भी आकार निश्चित नहीं होता है और ये लाल रुधिराणुओं की अपेक्षा बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। लाल छोटी छोटी होती थीं, लेकिन ये उनकी तुलना में बड़ी बड़ी सी कोशिकाएं होती हैं। किसकी तुलना में? RBC की तुलना में। और संख्या में भी कम होती हैं। RBC संख्या में अधिक थी, RBC की तुलना में जो WBC होती हैं ये संख्या में कम होती हैं। और मनुष्य में इनकी संख्या 5000 से 10,000 प्रति घन ml होती है। अगर इनकी संख्या देखी जाए तो मनुष्य में इनकी संख्या 5000 से 10,000 प्रति घन ml यानी मिलीलीटर होती है। श्वेत रुधिराणु मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला कणिकामय श्वेत रुधिराणु या ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं इसको, और दूसरा कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु या कणिका रहित श्वेत रुधिराणु या अंग्रेजी में इसे अग्रेन्युलोसाइट्स बोला जाता है। तो इनमें से जो कणिकामय श्वेत रुधिराणु है अथवा ग्रेन्युलोसाइट्स है, इनके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब चूंकि इनके साइटोप्लाज्म अथवा कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकृतियों के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कणिकामय कहा जाता है या कणिकामय श्वेत रुधिराणु कहा जाता है या ग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। और इनका केंद्रक अनियमित आकार का होता है, नियमित नहीं होता है, और पालिमय होता है यानी पालियों में बटा होता है। मतलब कणिकामय श्वेत रुधिराणुओं का जो केंद्रक होता है बहुत से आकारों में होता है, इसीलिए अनियमित कहा गया है। और बहुत से आकारों का मतलब है बहुआकारिक, बहुत से आकार होंगे तो बहुआकारिक हो जाएगा, अथवा अंग्रेजी में कहेंगे तो पॉलीमार्फिक हो जाएगा। पॉलीमार्फिक का मतलब होता है बहुआकारिक या लोब्ड में बटा होता है। अभी भी समझ में ना आया हो तो चित्र देखिए। देखो
इसके केंद्रक में 2 से 5 तक पालियां हैं या लोब्ड हैं। अब किसी में 2 होंगी, किसी में 3 होंगी, तो किसी में 4 होंगी, इसीलिए 2 से 5 तक कहा गया है। इसीलिए इनके केंद्रक को पॉलीमार्फिक कहा गया है और इसी कारण से इन्हें पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिराणु भी कहा जाता है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर रुधिराणु भी इनका नाम होता है। कणिकामय श्वेत रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। अगर ग्रेन्युलोसाइट्स को देखा जाए तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स। इसमें क्या होता है? अम्लीय रंजकों या इयोसिन से अभिरंजित होने वाले रुधिराणुओं को एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स कहा जाता है। मतलब ये जो कणिकाएं होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, ये एसिडिक स्टैन इयोसिन से रंग लेते हैं। इनका केंद्रक द्विपालिक होता है, यानी इनका न्यूक्लियस जो होता है बाइलोब्ड होता है। चित्र में देखिए, दोनों पालियां महीन सूत्र के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं। द्विपालिक है यानी बाइलोब्ड है, और दोनों जो पालियां हैं ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? महीन सूत्र के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं। और इनके कोशिका द्रव्य में गोल गोल से बड़े बड़े से कण पाए जाते हैं, और यही वह कण हैं जो अम्लीय रंजकों अथवा एसिडिक स्टैन इयोसिन से रंग लेते हैं। इनमें पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। क्या होते हैं? इनमें पाचक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये कुल श्वेत रुधिराणुओं का या कुल WBC का 2 से 4% भाग बनाते हैं। अर्थात इनकी संख्या 70 से 300 तक पर ml रुधिर में होती है। 1 ml रुधिर में इनकी संख्या 70 से 300 तक पाई जाती है। ये शरीर को प्रतिरक्षा अथवा कह लीजिए कि इम्यूनिटी, एलर्जी तथा हाइपर सेंसिटिविटी प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि यदि हमारे शरीर पर कोई संक्रमण होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर दूसरा है बेसोफिल्स। तो क्षारीय रंजकों से अभिरंजित होने वाले श्वेत रुधिराणुओं को बेसोफिल्स कहा जाता है। किससे रंजित होते हैं? क्षारीय रंजकों से अभिरंजित होते हैं, और इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। लगभग में 0.5 से 2% तक पाए जाते हैं। मतलब पर ml रुधिर में इनकी संख्या लगभग में 35 से 150 तक होती है। और इनका जो केंद्रक होता है, केंद्रक लंबा होता है और एस के आकार का होता है। जैसे एस होता है लगभग में कुछ उसी तरीके का होता है। आपको चित्र में दिख भी रहा होगा कि इनका केंद्रक कैसा है, कुछ एस टाइप का बना हुआ है। और इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वे बड़े आकार के होते हैं, और ये कण क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू से अभिरंजित होते हैं। किससे? क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू से। जो बेसोफिल्स होते हैं इसमें जो कण पाए जाते हैं वे क्षारीय रंजक मैथिलीन ब्लू से अभिरंजित होते हैं। पॉइंट नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और अभिरंजित यानी स्टैंड होते हैं। अभिरंजित का मतलब स्टैंड होते हैं, मतलब उस रंग में डूबे होते हैं, या कह लो कि इस रंग के होते हैं। और इन कणिकाओं में मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन होते हैं। मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं उसके द्वारा स्रावित कौन कौन से पदार्थ? हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन होते हैं। आपको बता दें कि जो मास्ट कोशिकाएं हैं, ये मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं अथवा सेल्स से 3 तरह के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इनमें से जो हिपैरिन है ये रुधिर को जमने से रोकता है। जो हिस्टामिन है ये एलर्जी की अवस्था में उत्तेजना पैदा करता है। और जो सेरोटोनिन है ये वासो कंस्ट्रिक्शंस का काम करता है और रुधिर स्राव को भी कम करता है। आप लोग अगर संयोजी ऊतक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, सभी ऊतक पर जाकर के देख सकते हैं। तो बेसोफिल्स का जीवन काल 8 से 12 घंटे तक होता है। इनका जीवन काल कितना? लगभग में 8 से 12 घंटे तक। अब तीसरा है श्वेत रुधिराणु न्यूट्रोफिल्स। तो इन्हें हेट्रोफिल्स भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स को हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन रंजकों या स्टैन से अभिरंजित होने वाले रुधिराणुओं को न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। मतलब ये तीनों अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों रंजकों या स्टैन से अभिरंजित होते हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। और ये संख्या में सर्वाधिक होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं।
ये कोशिकाएं लगभग में 60 से 70% तक होती हैं। कहने का मतलब ये है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में 350 से 500 तक पर ml रुधिर में पाई जाती हैं। मतलब 1 ml रुधिर में 350 से 500 तक इनकी संख्या होती है और इनका केंद्रक बहुरूपी होता है तथा 2 से 5 पिंडकों वाला होता है। केंद्रक कैसा बहुरूपी होता है और 2 से 5 पिंडक में बटा होता है। मतलब इस प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स का केंद्रक कई तरह का होता है और उसमें 2 से 5 लोब्ड भी होते हैं, बटे होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। न्यूट्रोफिल्स कण उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय तीनों प्रकार के रंजकों के द्वारा रंगे जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था। अपने पादपों की मदद से ये बैक्टीरिया तथा अन्य बाहरी पदार्थों का भक्षण भी करते हैं। क्योंकि इनमें पादप पाए जाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अन्य बाहरी पदार्थ होते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनको घेर करके खत्म कर देते हैं, खा लेते हैं और उन्हें नष्ट करके शरीर की रक्षा करते हैं। चूंकि अमीबा जैसे पादप होने के कारण ये रोगाणुओं को पकड़कर उनका भक्षण कर डालते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। इसीलिए इन्हें मैक्रोफेज भी कहा जाता है अथवा शरीर के सैनिक भी कहते हैं और इनका जीवन काल 10 से 12 घंटे तक होता है। लगभग में 10 से 12 घंटे तक ये जीते हैं। चलिए अब कणिका विहीन श्वेत रुधिराणुओं अथवा अग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रकार के श्वेत रुधिराणुओं के कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इनको कणिका विहीन या अग्रेन्युलोसाइट्स कहा जाता है। क्योंकि ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इनको कणिका विहीन कहा जाता है। इनके केंद्रक में पिंडक नहीं होते हैं। अब इनका जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें लोब्ड नहीं होते हैं, पिंडक नहीं होते हैं। इनमें केंद्रक बहुत बड़ा होता है, बड़ा बड़ा सा केंद्रक होता है और इस तरह की कणिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। यानी जो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं, जो अग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। चलिए इन दोनों के बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लिम्फोसाइट्स छोटे आकार की होती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये छोटे आकार की होती हैं और ये प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं, यानी इम्यून सिस्टम को बनाती हैं और एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। मतलब लिम्फोसाइट रुधिर कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं, इनका केंद्रक बड़ा होता है। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म पतली परत के रूप में पाया जाता है। ये कुल ल्यूकोसाइट्स का या कुल श्वेत रुधिराणुओं का 20 से 50% तक होती हैं। मतलब प्रति ml रुधिर में 1.5 से 2.5 हजार तक पाई जाती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, छोटी लिम्फोसाइट्स और बड़े लिम्फोसाइट्स। तो इस प्रकार की कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा क्रियाओं के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। मतलब लिम्फोसाइट कोशिकाएं 2 प्रकार की हुई, एक तो छोटी कोशिकाएं और एक बड़ी कोशिकाएं, और ये दोनों मिलकर के एंटीबॉडीज बनाकर हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इस तरह से रोगों से हमारी रक्षा करती हैं। और फिर दूसरी कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु हैं मोनोसाइट्स। ये आकार में बड़ी होती हैं, जबकि लिम्फोसाइट कैसी थी, छोटे आकार की थी, लेकिन मोनोसाइट्स बड़े आकार वाली होती हैं और ये बैक्टीरिया को खाकर उन्हें नष्ट करती हैं और हमें रोगों से बचाती हैं। मतलब मोनोसाइट्स भक्षकाणु क्रिया द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं, भक्षण करती हैं बैक्टीरिया वगैरह का। इनका केंद्रक बड़ा होता है और एक तरफ कुछ दबा हुआ होता है, आपको चित्र में दिख भी रहा है, बड़ा सा केंद्रक है और एक तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है। या कह लीजिए कि इनका केंद्रक सेम के बीज की आकृति का होता है। जैसे सेम का बीज एक तरफ दबा होता है, वैसे ही इनका केंद्रक भी एक तरफ से दबा हुआ होता है। ये कुल ल्यूकोसाइट्स का 3 से 8% तक होती हैं। मतलब हर ml रुधिर में 200 से 700 तक पाई जाती हैं और ये श्वेत रुधिर कणिकाएं बड़ी फुर्ती से बैक्टीरिया आदि का भक्षण करती हैं। जब ये विश्रामावस्था में होती हैं तब ये गोल होती हैं, लेकिन क्रियाशील अवस्था होने पर ये अमीबा जैसी बन जाती हैं, अमीबीय आकृति हो जाती है और बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर कर उनका भक्षण करती हैं। इस तरह से हमें बैक्टीरिया से बचाती हैं और ऊतक द्रव्य में जाकर मैक्रोफेज में बदल जाती हैं।
अब बारी आई श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य की, लेकिन कार्य को जानने से पहले WBC से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहले पॉइंट में TLC के बारे में जानते हैं। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, यानी प्रति घन मिली रुधिर में ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रुधिराणुओं की संख्या कितनी होती है। जब डॉक्टर ब्लड की जांच करवाता है, खून की जांच करवाता है, तो उसमें ल्यूकोसाइट्स की संख्या यानी WBC की संख्या या श्वेत रुधिराणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए TLC DLC लिखता है। तो TLC में क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, यानी प्रति घन मिली रुधिर में ल्यूकोसाइट्स कितनी संख्या में पाए जाते हैं, श्वेत रुधिराणुओं की संख्या कितनी होती है। और जो DLC होता है वो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट होता है, मतलब प्रति घन ml रुधिर में विभिन्न प्रकार के जो श्वेत रुधिराणु होते हैं उनकी अलग अलग संख्या कितनी होती है। भाई श्वेत रुधिराणु कई प्रकार के मैंने बताए हैं, तो उनकी अलग अलग संख्या इसमें बताया जाता है DLC में, और TLC में टोटल बताया जाता है। फिर ये दोनों समझ गए आप। फिर अगला पॉइंट है ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स की संख्या में कमी। अगर ल्यूकोसाइट्स की संख्या या WBC की संख्या 4000 से नीचे आ जाती है तो इस अवस्था को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, ल्यूकोपेनिया। और यह ट्यूबरकुलोसिस तथा फोलिक एसिड विटामिन की कमी के कारण होता है। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया या TB हो गई है तब, या फिर फॉलिक एसिड विटामिन की कमी होने पर ल्यूकोपेनिया यानी जो ल्यूकोसाइट्स की संख्या है वो 4000 से नीचे आ जाती है। फिर अगला है ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइट्स की संख्या में वृद्धि जब होती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है, और इसमें ये रोग की अवस्था होती है। अगर वृद्धि हो रही है तो कोई ना कोई रोग हो गया होगा। फिर अगला पॉइंट है ल्यूकेमिया। तो रुधिर कैंसर जिसमें ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। अगर शरीर में ल्यूकोसाइट्स या WBC की संख्या अधिक बढ़ रही है तो फिर ल्यूकेमिया हो गया है। और ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ब्लड कैंसर होता है या रुधिर कैंसर होता है। चलिए अब जल्दी से श्वेत रुधिराणुओं अथवा WBC के कार्यों को समझ लेते हैं। तो पहला कार्य है अपमार्जक के रूप में, मतलब श्वेत रुधिराणु अपमार्जक और प्रहरी या कह लीजिए कि सैनिक के समान कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, एसिडोफिल्स हैं, इसमें अमीबा के समान पादप बन जाते हैं। और वे अमीबा के समान जो पादप बनते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया आता है, हानिकारक पदार्थ आता है, तो उसको चारों तरफ से घेर करके उसका भक्षण कर डालते हैं, उसको खा डालते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं भक्षकाण क्रिया के द्वारा, यानी अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं, उनको खत्म करते हैं। फिर अगला पॉइंट है चोट लगने पर सुरक्षा प्रदान करना, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। तो जो श्वेत रुधिराणु हैं, जो WBC हैं, जैसे ही हमको चोट लगती है तुरंत ही चोट वाले स्थान पर ये वहां पर पहुंच जाते हैं श्वेत रुधिराणु, और पहुंच करके क्या क्या करते हैं, अंदर प्रवेश कर रहे जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भक्षण करना शुरू कर देते हैं। जो बैक्टीरिया अंदर घुस रहे होते हैं चोट वाले स्थान से, उनको ये खा डालते हैं, और बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न विष को नष्ट करने के लिए प्रतिविष बनाने लगते हैं। अगर बैक्टीरिया कोई विष उत्पन्न कर रहा है तो ये प्रतिविष बनाने लगते हैं, एंटीटॉक्सिन बनाने लगते हैं। फिर अगला पॉइंट इसी के अंदर होगा कि टूटी फूटी कोशिकाओं को हटाना शुरू कर देते हैं। भाई जहां पर चोट लगी है वहां पर टूटी फूटी कोशिकाएं भी होंगी, तो उनको हटाना शुरू कर देते हैं, और चोट वाले स्थान पर कोशिकाओं को विभाजित होने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाएं और चोट भर जाए। फिर अगला पॉइंट है उपार्जित विशिष्ट प्रतिरक्षा। तो लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर में प्रवेश करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जंतु होते हैं, सूक्ष्म जो बैक्टीरिया है, वायरस है आदि जो होते हैं, इनको नष्ट करती हैं, रोगों से हमें बचाती हैं। यानी जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं, और ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं, एंटीबॉडीज को बनाती हैं, और एंटीबॉडीज रुधिर प्लाज्मा में एकत्रित होकर उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बाहरी प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जो जन्मजात है उसके अलावा भी हमें प्रतिरक्षा देती है। इस तरह से जो श्वेत रुधिराणु है कुल मिलाकर के हमें रोगों से बचाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को, विषाणु वगैरह को हमारे शरीर में घुसने से रोकते हैं। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।